हेलो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के कई कार्यों और उत्पादों को कुछ संस्थाएं रेगुलेट करती हैं। फिर यदि हम किसी उत्पाद को खरीदें, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या फोन पर बात करें, और इन संस्थाओं को हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं, यानी नियामक संस्थाएं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी संस्थाएं जो उनके दायरे में आए कामकाज को नियंत्रित करती हैं। जैसे FSSAI हमें खाने पीने के सामान की सुरक्षा करता है, RBI हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखता है और ट्राई सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या होती हैं और कैसे ये हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को नियंत्रित करने का काम करती हैं। ऐसी संस्थाएं जिन्हें हमारी इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर्स की देखरेख और नियंत्रण के लिए गठित किया जाता है ताकि निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके तथा सार्वजनिक हितों का संरक्षण किया जा सके, उन्हें हम रेगुलेटरी बॉडीज यानी विनियामक निकाय कहते हैं। भारत में इन विनियामक निकायों की भूमिका समय के साथ विकसित हुई है या यूं कहें कि डेवलप हुई है। उदाहरण के तौर पर 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को शेयर बाजार पर नजर रखने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कानूनी दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि भारत में कई तरह के विनियामक निकाय हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडीज, हेल्थ एंड सेफ्टी बॉडीज, एजुकेशनल बॉडीज और एनर्जी रेगुलेटरी बॉडीज। और ये सब मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज और सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। चलिए विस्तार से इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो किसी खास क्षेत्र या उद्योग को नियंत्रित करती है, और इनकी खास बात यह है कि ये सरकार के कामकाजी हिस्से से अलग होती हैं और इन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स कामों और नई तकनीकों को सही तरीके से चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीति को दूर रखकर हम सार्वजनिक हित को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। दूसरी है सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अलग अलग कानूनों के तहत बनती हैं, लेकिन इनका तरीका अलग होता है। ये खुद अपने नियमों और कामकाजी प्रक्रियाओं का पालन करती हैं तथा बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होती हैं। इनके कामों में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएं, लाइसेंस देने के मामले और पेशेवर नैतिकता की निगरानी जैसे काम शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रिंट मीडियम में स्वतंत्रता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसी के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वकीलों के कामकाज पर नजर रखती है और कानून की पढ़ाई के नियम व आचार संहिता को तय करती है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण विनियामक निकायों के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ट्राई की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ विभिन्न सेवा देने वालों के बीच तकनीकी तालमेल और सही तरीके से आपस में जुड़ाव सुनिश्चित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 में भारत ने ऑनलाइन कंटेंट के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विश्व के सबसे मजबूत नेट न्यूट्रलिटी विनियमों में से एक को लागू किया है। ट्राई ने इस बात पर भी बल दिया कि इंटरनेट के उपयोग से स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए तथा विचारों और मतों की विविधता सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। यह 1997 में स्थापित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषधि विभाग का एक जुड़ा हुआ कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य औषधियों या दवाइयों के कीमतों का निर्धारण करने से जुड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च करना या उसे प्रायोजित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 के NPPA ने आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कीमतों को नियंत्रित किया ताकि उनकी उपलब्धता आम लोगों के लिए सुनिश्चित की जा सके।
आपको बता दें कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत PMRU एक ऐसा तंत्र है जो राज्य स्तर पर दवाइयों की कीमतों की निगरानी करता है तथा दवाइयों की कीमतों में अचानक वृद्धि की निगरानी कर आम जनता को सूचित भी करता है। अगला इंपॉर्टेंट निकाय है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। यह है भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार सही और निष्पक्ष तरीके से चले, कोई भी प्रतियोगिता रोकने वाली या एकाधिकार वाली स्थिति न हो और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा माहौल हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CCI को शक्तियां प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से प्राप्त होती हैं, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था। CCI ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे टायर निर्माताओं और उनके संघ द्वारा कार्टेलाइजेशन करना। इसके तहत MCA के संदर्भ में कार्रवाई करते हुए CCI ने टायर निर्माताओं को कीमत से जुड़ी जानकारी एक दूसरे से साझा करने का दोषी पाया। CCI ने पाया कि प्रमुख टायर निर्माता कंपनियों ने आपस में मिलकर टायर की कीमतों को प्रभावित करने के लिए एक गुप्त समझौता किया था। इससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। इसने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिए। इनके अलावा गूगल पर गैर सहयोग जुर्माना, एक्सिस बैंक द्वारा अघोषित अधिग्रहण आदि मामले शामिल हैं। बात करें अगले महत्वपूर्ण निकाय की, जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे सेबी अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया था। सेबी भारत का एक सरकारी निकाय है जो शेयर बाजार और अन्य वित्तीय बाजारों को नियंत्रित और विनियमित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने, शेयर बाजार में सही प्रथाओं को बढ़ावा देने और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करता है। आपको बता दें कि हाल ही में सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर सख्त कदम उठाए हैं। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल शिक्षा प्रदान कर रहा है, वह किसी भी शेयर या सिक्योरिटी का नाम, कोड, स्क्रीन शेयर या टिकर आदि का उपयोग नहीं करेगा, जिससे किसी स्टॉक का भाव, भविष्य की कीमत, निवेश से जुड़ी सलाह या सिफारिश का संकेत मिले। यह कदम उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़ा झटका है जो बिना सेबी की मंजूरी के निवेश संबंधी राय देकर कमाई कर रहे थे। सेबी का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से आम निवेशक गलत जानकारी के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा रहे थे। इस कदम से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और वित्तीय सलाह के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता होगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अपनी रेगुलेटरी पावर्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। इसके मुख्य कार्यों में मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, बैंकों का विनियमन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना शामिल है। यह ब्याज दरों को नियंत्रित करके महंगाई पर काबू पाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। RBI बैंकों का बैंकर और सरकार का वित्तीय सलाहकार भी है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, जनता का विश्वास और आर्थिक संतुलन बनाए रखता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कई अहम मुद्दे होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इन समस्याओं का असर इन संस्थानों के कामकाजों पर पड़ता है और यह देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का विश्वास भी प्रभावित करता है, जैसे प्रशासनिक असंगति, संरचनात्मक कमजोरी, स्वतंत्रता की कमी, कार्य निष्पादन में धीमापन, अस्पष्ट नियम और सार्वजनिक विश्वास की कमी जैसी समस्याएं अभी मौजूद हैं, जिसके सुधार की दिशा में कई जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इन संस्थानों को अधिक स्वायत्तता, तेज निर्णय प्रक्रिया, स्पष्ट नियम और बेहतर निगरानी के साथ पारदर्शिता को बढ़ाना होगा। इसके अलावा तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बैठाना भी जरूरी है ताकि वे समय के साथ विकसित हो सकें और अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए इनका क्या योगदान है। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक जानकारी बढ़ाते रहिए और अपनी UPSC जर्नी को इफेक्टिव बनाने के लिए जुड़े रहिए विजन IAS के साथ।